क्लास शुरू हो गई है। करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, आपका क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? छुट्टियां आपकी की गुजर रही हैं बहुत अच्छी। सर आपकी कैसी गुजर रही हैं? तेजी से गुजर रही हैं। तेजी से गुजर रही हैं। स्लो गुजरनी चाहिए। सर मैं बोल रहा हूँ नहीं गुजरे जल्दी जल्दी सर आपकी छुट्टियां। इससे क्या होगा? सर आप रोजाना क्लास लेंगे ना सर? क्लास तो वैसे भी हो रही है। सर ये तो 2 दिन हुए क्लास हो रही है सर, उससे पहले थोड़ी हो रही है। कॉलेज में तीसरी तो हो रही क्लास थी है। ना। कॉलेज में तो हो रही थी सर, कॉलेज में तो हो रही थी। अगर स्क्रीन शेयर की जाए तो पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपको याद हो तो। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स थे वो तो आपको पता चल गए होंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स थे। तो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनकी एक लिस्ट है, जिसमें हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी में सबसे पहले है टीथ यानी दांत, तो जो हमने कल दांतों के मुतालिक पढ़ा था। अब दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है जिसके मुतालिक अब हम पढ़ेंगे? तो दूसरे स्ट्रक्चर जो है वो दरअसल कौन सा है? वो है टंग यानी ज़बान। ये मस्कुलर होती है यानी मसल्स की बनी हुई होती है, और ये फ्लैशी होती है। फ्लैशी का मतलब होता है गोश्त की बनी होती है, और ये इनसाइड द ओरल ओरल यानी माउथ कैविटी में है। इसका काम क्या है? एक इसका काम जो है वो टेस्टिंग है यानी टेस्ट करना, राइट। और इसका भी और भी कोई काम है? सर जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने कल बुक में देख रहा था सर, वहां पर जो टूथ के कुछ बीमारियां हैं उस तरह का कुछ लिखा हुआ था, तो सर जी वो बिल्कुल, टूथ की इम्पोर्टेंट है बीमारियां कि हैं, यस। वो असल में एक अलग से टॉपिक है, और ये वाला टॉपिक डिफरेंट है। डिफरेंस ठीक इस है। लिहाज से है कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी तफसीलात पढ़नी है, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस से है, और हर पार्ट की अलग अलग आती है। वो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। फिलहाल जो है वो हम एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है सर। सही। जी सर। तो दरअसल इसका फंक्शन क्या होता है? इसमें टेस्ट बड होते हैं, जाहिर बात है टेस्ट बड टेस्ट के लिए होते हैं, जायके के लिए। बड्स क्या होते हैं? वजूद। वजूद नहीं होते। बड्स जो होते हैं वो दरअसल स्मॉलर सेंस स्ट्रक्चर होते ऑर्गन। हैं। इसका एक काम होता है कि सलाइवा को यानी थूक को अच्छी तरह से मिक्स कर देना फूड में, और ये मिक्स इसलिए किया जाता है ताकि इसको स्वॉलो किया जा सके। स्वॉलो किसे कहते हैं? स्वॉलो कहते हैं निगलने को, ताकि निगलने में आसानी हो जाए, और फूड की एक बॉल बन जाती है, और इस बॉल को हम कहते हैं बोलस। बोलस वही है जिसको हम उर्दू में निवाला कहते हैं। ये सारा ज़बान का काम है कि चेक कर टेस्ट करना। देखिए यहाँ पे बोलस के बारे में लिखा हुआ है कि बोलस एक पार्शली डाइजेस्टेड बॉल ऑफ फूड है। बॉल किसे कहते हैं? एक गोल राउंडेड सा स्ट्रक्चर जो मॉइस्ट यानी गीली हुई होती है म्यूकस से, और इसे पुश कर दिया जाता है फेरिंग्स में, इसके जरिए, टंग के जरिए। तो ये टंग के सारे काम हैं। बोलस फॉर्म करना यानी निवाला बनाना, उसे जो है अच्छी तरीके से सलाइवा से मिक्स करना, और उसके बाद उसको पुश कर देना फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स जिसको हम हलक कहते हैं।
और इसके लिए जो तीसरा स्ट्रक्चर है हमारे इसमें वो है स्लाइवरी ग्लैंड। जो स्लाइवा बनाते हैं वो कितने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो दरअसल ये जो हैं वो हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं स्लाइवरी, 3 पेयर्स का मतलब होता है 6 ग्लैंड। और एक को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड जो कान के नीचे होते हैं, दूसरे होते हैं लिंगुअल। शायद आपको पता हो कि शाह लतीफ़ के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो वो 7 लिंग्विस्टिक थे। लिंगुआ का मतलब जबान होता है, जो जबान के नीचे होता है उसको सबलिंगुअल कहते हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो द टंग, इसलिए कि लिंगुआ का मतलब भी टंग होता है। और जो कान के करीब होता है उसको पैरोटिड कहते हैं। और सब मैंडिबुलर भी होते हैं। और ये जो सब मैंडिबुलर होते हैं ये क्या होते हैं, जो मैंडिबल्स के नीचे होते हैं। और मैंडिबल्स क्या होते हैं, मैंडिबल्स दरअसल लोअर जॉ को कहते हैं। लोअर जॉ यानी लोअर निचला जबड़ा, ठीक है या नहीं? इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं हम लोअर जॉ। तो जो लोअर जॉ को हम कहते हैं मैंडिबल। तो औसाफ इलाही जो हैं उनके यहाँ से आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने इनको बंद कर दिया। ये आपको खुद देखना चाहिए कि अगर आपके घर से आवाज़ आ रही है तो आप इसे खुद म्यूट कर दें। तो बात हो रही थी किस चीज़ की, कि 3 टाइप के स्लाइवरी ग्लैंड हैं। और ये मैंडिबुलर जो होते हैं वो मैंडिबल दरअसल जॉस को कहते हैं, जॉस यानी जबड़े। पैरोटेट कान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लिंगुआ टंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पोजीशंस हैं किन चीज़ की, ये दरअसल पोजीशंस हैं हमारे स्लाइवरी ग्लैंड की। तो क्या हम ये स्लाइवरी ग्लैंड की पोजीशन देख सकते हैं या नहीं? तो हमारे जो है वो माउथ का पैदा बक्कल कैविटी बना हुआ है, इसके अंदर दिखाया गया है कि ये ग्लैंड्स की पोजीशन क्या है। तो इसमें बना हुआ है एक इंसान। ये देखिए ये तीनों जो हैं स्लाइवरी ग्लैंड, ये यहाँ इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। कौन से, ये देखिए ये हमारा कान है, कान के पास जो ये ग्लैंड है इसका नाम है पैरोटिड, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। और ये देखिए ये जबान है, ये जबान के नीचे एक ग्लैंड है, और जबान के नीचे जो ग्लैंड है उसका नाम है सबलिंगुअल। और इस तरीके से जबड़े के पास ये हमारा लोअर जो है, और यहाँ पर जो होता है उसका नाम होता है मैंडिबुलर। बंदी की ना। तो इस तरीके से कितने हो गए, इस तरह से ये 6 हो गए, राइट। तो ये हैं 6 स्लाइवरी ग्लैंड। ये कितना स्लाइवा बनाते होंगे, अगर हमने देखना है कि ये जो हैं ग्लैंड ये कितना स्लाइवा बनाते हैं तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये 1.5 लीटर स्लाइवा बनाते हैं पूरे दिन में। 1.5 लीटर यानी 1.5, कम है या ज़्यादा है? ये पूरे दिन का तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा जो है वो बनता है। देखिए यहाँ पे वही नाम लिखे हुए हैं जो हम डायग्राम में यूज़ करते हैं। क्या यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है पैरोटिड ग्लैंड का? तो ये वाले पैरोटिड ग्लैंड है। क्या यहाँ पे सबलिंगुअल का नाम लिखा हुआ है? सबलिंगुअल जो टंग के नीचे है, सबलिंगुअल। और मैंडिबुलर जो होते हैं वो मैंडिबल्स लोअर जॉ को कहते हैं, अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं। सही है या नहीं? मोहम्मद ताहा।
अगर हम स्टोरी आगे चलाएं तो फिर हमारी स्टोरी आगे भी चल सकती है। ऊपर से आई, मैंने ना अपने बेड पे रख दिया ये एक बार, उसके बाद ये लोग गाना नया डांस करना, ऐसे में ये बात नहीं। और उसके बाद की हालत ये हुई। नहीं, उसके बाद मैंने बताई नहीं चला किसका एक है दूसरा। सर जी दोबारा रिपीट करें सर। आपके अभी घर है से सर। आवाज आ रही थी तौसीफ। अब ये तो नहीं कि आपको कहा जाए और फिर रिपीट किया जाए। बच्चे थे पता नहीं सर। बच्चे नहीं थे, बड़े थे। ओके अभी भी सर देखिए बच्चों की समझाया। आवाज आ रही है। किसके घर से आ रही है? तो अगर हम स्टोरी को आगे चलाएं तो क्या स्टोरी पता चलेगी हमें? स्टोरी ये पता चलेगी कि आगे क्या चीज आती है। तो ये है स्लाइवरी ग्लैंड और ये बनाते हैं स्लाइवा। कितना स्लाइवा? पूरे दिन का स्लाइवा। सर ये जो 6 ग्लैंड्स हैं मिलके 1.5 लीटर स्लाइवा बनाते हैं। यस। क्या ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं? ये देखिए इसके बाद जो होते हैं जो पैरोटिड ग्लैंड और ये सारे ग्लैंड हैं, आपको पता है ये एक अलग से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, सिर्फ स्लाइवरी ग्लैंड, उनकी सिक्रीशन, उनकी एंजाइम। फिलहाल हम ये अलग से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सिस्टम में पढ़ रहे हैं और ये जो सिस्टम है इसके आंसर हमें आधे घंटे में लिखना होता है प्लस डायग्राम। इस वजह से हम चीज़ों को शॉर्ट करते हैं। तो देखिए ये फेरिंक्स को डिफाइन करें कि ये पोस्टीरियर ओपनिंग होती है किसकी? ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी क्या होती है? माउथ कैविटी, जो क्या करती है? पुश कर देती है फूड को कहाँ पर? अगले ऑर्गन में, जिसका नाम एसोफेगस है। एसोफेगस ई से भी लिखा जाता है, ओ से भी लिखा जाता है। एसोफेगस क्या चीज़ है? ये एक नैरो ट्यूब है और इसकी लंबाई जो है ये एमसीक्यू में पूछी जाती है कि ये 25 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर? 25। और ये मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी हो सकती है। सही या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किस वजह से हो सकती है? इसलिए कि इसमें मसल्स होते हैं, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स भी होती है। और यहाँ पे फूड जो होती है बाकायदा मूव करती है और इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टल्सिस कहते हैं। कौन सा टेल्सिस? पेरिस्टल्सिस। तो ये पेरिस्टल्सिस क्या चीज़ होती है? जैसे ये एक डायग्राम में भी दी हुई है कि व्हाट इज पेरिस्टल्सिस एंड हाउ दिस इज डन। तो ये डायग्राम है एसोफेगस से फूड के अंदर जाने की। ये देखिए ये एसोफेगस है और यहाँ पे इसके बाद ये स्टमक में आ जाएगा। एसोफेगस में कौन सा डाइजेशन होता है? एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि एसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता। तो कोई एंजाइम नहीं होता, इस वजह से कोई डाइजेशन भी नहीं होता। ये जो है दरअसल डायग्राम बनाई गई है किस चीज़ की? ये हमारी बुक की डायग्राम है। जितने भी आपको ब्लैक एंड वाइट डायग्राम्स नजर आएंगी ये सारी के सारी हमारी बुक की होंगी। इसमें दिखाया गया है कि देखिए एसोफेगस से फूड नीचे जाता है और वो नीचे कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। एसोफेगस से फूड नीचे जाता है और यानी वो स्टमक में जाता है। अगर आप इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। सही है या नहीं? ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास ऐसे नहीं हो रही है। अगर आप इस टाइप की चीज़ें करेंगे तो क्लास बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे एसोफेगस है, एसोफेगस। सही है। तो फूड जो है वो दरअसल एसोफेगस से नीचे जाता है। चाहे अब हम अपसाइड डाउन भी कर लें अपने आप को तब भी जो है फूड वापस नहीं आता। जैसे दरअसल अगर इंसान उल्टा भी हो जाए तब भी ये स्टमक में जाता है। क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ पे मसल्स होते हैं और मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। जैसे देखें यहाँ पे जो ये फूड अभी मौजूद है ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो अगले वाले मसल्स हैं वो ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स इसलिए हो जाएंगे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो फूड है जिसका नाम हम क्या लेते हैं?
इसको हम बोलस कहते हैं, बोलस, निवाला या बोलस। जो बोलस है वो आगे की तरफ पुश होगा, इसलिए कि दरअसल यहाँ से जब इसको कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको जगह नहीं मिलेगी, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इससे आगे के मसल रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलती रहती है, और इस वेव को हम पेरिस्टैल्सिस कहते हैं। इसकी वजह से देखिए यहाँ फूड यहाँ पर पहुँच गया, अब ये फूड यहाँ पर पहुँच गया है। कैसे पहुँच गया है कि आहिस्ता आहिस्ता ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इससे जो आगे के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स यानी वो फैल जाएंगे, ये फूड यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इससे आगे के मसल रिलैक्स हो जाएंगे, तो फिर ये आगे आ जाएगा। इस तरीके से ये फूड जो है वो पूरा स्टमक तक पहुँच जाएगा। स्टमक जो है, अगर आप डायग्राम देखें तो ये कौन से साइड पर बना हुआ है, चूँकि ये मेरा राइट है तो ये आपका भी राइट है, क्या ये मेरा राइट और आपका राइट है, लेकिन जिस इंसान को हम देख रहे हैं ये इसका लेफ्ट साइड है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि स्टमक लेफ्ट साइड पर होता है, और हमें ये भी पता होना चाहिए हमारा हार्ट भी लेफ्ट साइड पर होगा। इस वजह से जो हार्ट स्टमक है, इसके दरअसल हमने 3 नाम रखे हैं 3 पोर्शन के, एक ये एंटीरियर यानी अगला पोर्शन है, और एक पोस्टीरियर यानी पिछला पोर्शन है, और ये दरमियान वाला पोर्शन है। जो एंटीरियर पोर्शन है इसको कहते हैं कार्डियक एंड, जो पिछला वाला पोस्टीरियर पोर्शन इसको कहते हैं पायलोरिक एंड, और मिडिल वाले को कहते हैं फंडस। फंडस इसलिए कहते हैं कि फंडस का मतलब डूम होता है, डूम। डूम किसे कहते हैं? डूम गुंबद को कहते हैं। तो दरअसल ये गुंबद की शक्ल का होता है, ऐसे गोल, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये डूम की तरह है, इसलिए इसको हम फंडस कहते हैं। जो अगला एंड है उसे हम कार्डियक क्यों कहते हैं? इसलिए कि स्टमक से करीब होता है, यहाँ पे स्टमक होता है, स्टमक भी लेफ्ट साइड पे, ये भी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि स्टमक से करीब होता है। कार्डियो हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं। अगर किसी को हार्ट की कोई डिजीज होती है तो कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। एक इंस्टीट्यूट भी है, उसका नाम भी कार्डियो का नाम है, इसलिए कि कार्डियो का मतलब ही हार्ट होता है। तो दरअसल ये एंड कार्डियो यानी हार्ट के करीब होता है, इस वजह से इसको कार्डियक एंड कहते हैं। जबकि दूसरा एंड जो है वो पायलोरिक एंड होता है, इसलिए कि वो पेल्विस के करीब होता है। पेल्विस, पेल्विस क्या चीज़ होती है? पेल्विस दरअसल कहते हैं हमारी एब्डोमेन की कैविटी को कहते हैं। एब्डोमेन यानी जो हमारा पेट है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है ये ऊपर वाला हिस्सा अलग है, इसे हम कहते हैं थॉरैक्स, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन को उर्दू में हम पेट कहते हैं। देखिए ये जो एक स्टमक होता है, ये पेट अलग होता है, इसको उर्दू में मैदा कहते हैं। जी मैदा खराब हो गया है, मैदा यानी स्टमक, और ये जो पूरा लोअर साइड का ये सारा हिस्सा होता है इसको हम एब्डोमेन, इंग्लिश में बेली कहते हैं। एब्डोमेन, बेली यानी पेट, राइट। तो ये सर एनोटेशन कौन कर रहा है? सर 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 ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं एसोफेगस में, ये क्या करते हैं? म्यूकस ग्लैंड म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस जो होता है वो स्लाइवा, चिपचिपा एक मादा होता है जिसकी वजह से स्लिप होकर आराम से ये फूड नीचे जा सकता है। और ये जो म्यूकस होता है ये हमारे स्लाइवा में भी होता है, जैसे हमारे थूक में जो चिपचिपाहट होती है ना, चिपचिपा सा होता है, तो इस वजह से होता है कि इसमें म्यूकस होता है, और इसमें डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम भी होते हैं। सही। तो ये बात है किस चीज़ की? ये बात है फूड की। तो अगर हम यहाँ पर देखें आगे, तो इसमें और आगे क्या स्टोरी चलेगी कि ये फेरेंक्स से चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से ये पढ़ा था कि फूड सबसे पहले माउथ में, माउथ के बाद इस कैविटी में बक्कल कैविटी, फिर इस ओपनिंग से गुजरेगा जिसका नाम है फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद ये एक ट्यूब में चला जाएगा, इस ट्यूब को हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस के बाद इस सैक में चला जाएगा, इस सैक को हम स्टमक कहते हैं। अब हम स्टमक की स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टमक के बारे में हमने क्या कुछ पढ़ना है। कि स्टमक के बारे में कि पहली बात तो ये कि बैग लाइक होता है, दूसरी बात ये है कि ये कौन सी साइड पर होता है हमारी बॉडी की? लेफ्ट साइड पर। स्टमक लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो स्टमक के बारे में बाकायदा पूरा एक ब्रीफ नोट दिया हुआ है। स्टमक, ये इस वजह से एक हेडिंग डाली गई है कि अगर एग्जाम में सिर्फ स्टमक के बारे में आ जाएगा तो फिर आप ये सब कुछ लिखेंगे फंक्शन के साथ। कि स्टमक एक मस्कुलर बैग है। मस्कुलर का मतलब है मसल्स का बना है। मसल्स का मतलब होता है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। और ये कौन सी साइड पर होता है? लेफ्ट साइड पर। ये एमसीक्यू के लिए बात याद होनी चाहिए। हमारा जो पेट या एब्डोमेन होता है उसकी कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट को या सीने को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। और ये डायाफ्राम के नीचे होता है।
व्हाट इज डायाफ्राम? अगर देखिए आप बोल नहीं सकते लेकिन आप लिख सकते हैं, यानी चैट कर सकते हैं कि डायाफ्राम क्या चीज है। सर स्टमक के नीचे एक शीट होती है जो मतलब सांस लेने में हेल्प वो करती है। ऑक्सीजन को आउट करने के लिए वो पुल अप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। सही, तो ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाई भी थी, अगर आपको याद हो। जो लोग जो हैं वो शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग से, उनको मैंने दिखाई थी कि डायफ्राम क्या चीज़ होती है। ये जो दरअसल कहते हैं कि Respiratory हमारा चेस्ट है, चेस्ट, ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा चेस्ट है, इसको कहते हैं थॉरैक्स, नीचे वाला हिस्सा एब्डोमेन है, इसको कहते हैं पेट। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक पार्टीशन होता है और इस पार्टीशन को हम कहते हैं डायाफ्राम। तो दरअसल ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करती है, ये सेपरेट करती है। इसको कहते हैं हम, इस पार्टीशन को, ये मस्कुलर पार्टीशन है, यानी मसल्स का बना हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं मस्कुलर पार्टीशन है। और अगर हम इसे देखना चाहें तो इस डायग्राम में ये नजर आ रहा है। इस डायग्राम में पोजीशन है किस चीज की? यहाँ पे दरअसल ये डायफ्राम की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ डायफ्राम। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्लाइटली रेज किया गया, थोड़ा सा ऊपर किया गया, ताकि अंडरलाइन इसके नीचे के जो ऑर्गन है वो नजर आ सकें। तो ये दरअसल आपको ये रेड कलर का ये जो फ्लैप नजर आ रहा है, यही है डायफ्राम। इसको ऊपर इसलिए किया गया है कि ये देखिए ये हमारा स्टमक है जिसको ये कवर कर लेता है। आमतौर पे अगर हम देखें तो स्टमक जो है इस डायफ्राम से कवर होता है, ठीक है, इस डायफ्राम के नीचे होता है स्टमक। अगर हम किसी और दूसरी डायग्राम में इस चीज को देखें कि वाकई जो है वो जो ऊपर होता है या नीचे, तो ये है दरअसल असल पोजीशन। अगर इस असल पोजीशन में देखिए तो ये हमारे लंग्स हैं, ये वाले और ये वाले, दरमियान में हार्ट है, ये लिवर है, ये ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है, और यही वो पार्टीशन है, ये देखें ये वो पार्टीशन है, इसका नाम डायफ्राम है। इसलिए कि इस पार्टीशन के पीछे छुप गई है, यहाँ पे लंग्स के पीछे छुप गई है वो ट्यूब जिसका नाम है एसोफेगस, और इस पार्टीशन के पीछे वो सैक छुप गया है जिसका नाम है स्टमक। अगर हम वैसे जैसे जब भी जो है कोई ऑपरेशन करते हैं तो फिर उन्हें ये चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं ताकि वो उस ऑर्गन तक पहुंच सकें, वरना वो नीचे होता है। अगर हमें हार्ट भी निकालना हो तो हार्ट के ऊपर भी बाकायदा एक कवरिंग होती है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। इसको ब्रेक किया जाता है, इसके बाद ही हार्ट बाहर निकलता है, या हार्ट का अगर कोई ऑपरेशन करना हो या कोई भी चीज़ करनी हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो उसके इसलिए ब्रेक करने पोजिशन, से कोई नुकसान तो नहीं होता? इसको आपने जो कहा पेरिकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट के ऊपर, तो उसको ब्रेक करने से कोई नुकसान नहीं होता? नुकसान होता है, लेकिन वो जो इसके बाद जो फायदा हो रहा होता है जिस सर्जरी का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, फिर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जैसे अगर दरअसल आपके सीने पर जो है कोई बच्चा चढ़ जाए तो आपको कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन किसी का अगर हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, उस पर चढ़ जाए तो उसका तो पूरा सीना दब जाएगा, यानी उसका हार्ट भी दब जाएगा। इसलिए कि हमारे पास जो है वो हार्ट की कवरिंग मौजूद है प्रोटेक्शन के लिए, और उसकी वो ख़त्म हो चुकी है। जब किसी का ऑपरेशन हो जाता है हार्ट का तो फिर ये कवरिंग नहीं रहती। जैसे आपको ये भी पता होगा कि जो एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी कुछ ना कुछ नुकसान है, लेकिन जो फ़ायदा होता है वो ज़्यादा होता है नुकसान से। इस वजह से हम थोड़ा-सा नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये है स्टमक के बारे में कि स्टमक में और क्या चीज़ होती है। तो स्टमक में जो है वो दरअसल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, और उन जूसेस में एंजाइम होते हैं। ये वो जूस नहीं है जैसे गन्ने का जूस है, इस तरीके से स्टमक का जूस है, इसलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। वैसे गैस्ट्रो का मतलब स्टमक होता है, इस वजह से गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी गैस्ट्रो यानी स्टमक। और गैस्ट्रिक पेन का मतलब होता है, गैस्ट्रिक पेन का मतलब होता है क्या? गैस्ट्रिक पेन यानी स्टमक का पेन। तो यहाँ पर दरअसल हमें ये बात पता चलती है कि जो स्टमक है उसके 3 रीजन्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। जो हार्ट के करीब है कार्डियक, जो दरमियान वाला डूम शेप का है फंडस, और जो पिछला एंड है उसे कहते हैं पायलोरिक। कार्डियक के बारे में लिखा है कि एंटीरियर यानी अगला होता है, ब्रॉड यानी ज्यादा चौड़ा होता है, और इसमें म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं, म्यूकस ताकि फूड को स्लिपरी बनाया जा सके। और इसके अंदर वेल्व भी लगा होता है, इस वेल्व को स्फिंक्टर भी कहते हैं, वेल्व या स्फिंक्टर। वो क्या करता है कि बोलस जो है उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है, कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। फंडस मिडल पार्ट होता है, और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं।
और पाइलोरिक जो पोस्टीरियर होता है ये नैरो होता है और इसमें भी स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर का मतलब होता है इसमें वेल्व लगे होते हैं। वेल्व क्या करते हैं? फूड को कंट्रोल करते हैं। देखिए फूड जब एसोफेगस में होता है तो इसको बोलस कहते हैं, लेकिन जब ये स्टमक में आ जाता है तो नाम चेंज हो जाता है। अब हम इसको काइम कहते हैं, काइम, CHYME, काइम। और इसके बाद जो है ये फूड अगले पार्ट में यानी ड्यूडेनम में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो है उसका नाम ड्यूडेनम है। तो ये 3 पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि व्हिच वन इज द एंटीरियर एंड ऑफ स्टमक और ऑप्शन में दिया हुआ हो कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ऑल ऑफ दीज, तो फिर करेक्ट आंसर होगा कार्डिक। कार्डियक। इस तरह से अगर ये पूछा जाए कि विच एंड ऑफ द स्टमक इज क्लोज टू द हार्ट, तो ये पूछा जाए कार्डियक, फंडस या पाइलोरिक। कार्डिक रीजन। तो फिर दोबारा कार्डियक ही है। तो दरअसल आपको ये बात पता होगी तभी ये बात आप आंसर दे सकेंगे। जैसे स्टूडेंट जो हैं वो आजकल यही कहते हैं कि एमसीक्यू में तो बड़ी आसानी हो गई, क्या सर कुछ याद व्याद तो करना नहीं पड़ेगा, लिखा हुआ तो होगा ना आंसर, हमें तो सिर्फ सेलेक्ट करना है, तुम बोल दो हमें ना याद भाई, करने की मुझे क्या ना पता जरूरत है। कौन बैठा हुआ है। तो दरअसल जब तक आप ये सारी चीजें याद नहीं करेंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे, माइक तो ऑन फिर करो और सर को बोल दो। रसूल सर एक बात आपको बोलनी है, बोल के बोल दो। जी, बताएं बताएं। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं स्टमक के। एक है मैकेनिकल डाइजेशन जो चर्निंग के जरिए होता है। आपको पता है जूसर के साथ हमारे पास एक जग होता है, इसको ब्लेंडर कहते हैं। जूसर के साथ हमारे पास एक ब्लेंडर होता है। तो जफर ने क्या कहा, जफर अब्बास कहता है तो कुछ भी नहीं है। लंग्स के बारे में अंडर द लंग्स, और ये लिखा हुआ है इट्स अ प्रेजेंट लेयर अंडर द लेयर। चलें, अब अगर आपको कोई मैसेज आएगा तो मैं इसको देख लूंगा। तो यहाँ पे इसका एक काम होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन वो होती है जिसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, और केमिकल का नाम है एंजाइम्स। एंजाइम से जो डाइजेशन होती है उसे हम केमिकल कहते हैं। बगैर केमिकल के जो डाइजेशन होती है उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। तो जो स्टमक है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिससे फूड अच्छी तौर पर मिक्स हो जाता है। इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और इसमें एंजाइम्स भी काम करते हैं। उसे हम कहते हैं कौन सा डाइजेशन? उसे हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। एंजाइम्स की वजह से होता है। अब इसमें एंजाइम कौन से होते हैं? इसमें 3 एंजाइम हैं। एक है HCl, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है रेनिन। HCl, पेप्सिन, रेनिन, तो ये 3 एंजाइम हैं जो इसके अंदर मौजूद होंगे। किसमें? स्टमक में। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखें तो देखिए ये मैंने वो ग्लैंड्स जो हैं वो भी यहाँ पे लेबल किए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टीथ है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने टूथ लिखा है। अगर एग्जाम में बाज़ औक़ात डायग्राम लेबल होने के लिए आती है और ऑप्शन में टीथ भी लिखा हो, टूथ भी लिखा हो, तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दांत है इसलिए टूथ होना चाहिए। अगर 2 दांत इस तरह से बने होते तो फिर हम इसको टीथ कहते हैं। ये देखिए कैविटी है माउथ, और ये वो ग्लैंड है, इसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सब मैंडिबुलर, तीसरा है सबलिंगुअल। फिर ये ट्यूब में फूड चली जाती है, इस ट्यूब को कहते हैं एसोफेगस। इसके बाद इस सैक में आ जाती है, इसका नाम है स्टमक। इसका इंटीरियर एंड कार्डियक, ये फंडस, और तीसरा पाइलोरिक। इसी के साथ आप देखें यहाँ पे ये पेनक्रियास भी बना हुआ है, पेनक्रियास भी इधर होता है, और इसके इस साइड पे लिवर है। देखें राइट और लेफ्ट साइड का यहाँ पे फर्क है कि ये इसकी राइट साइड है और ये इस आदमी की लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड पे होता है स्टमक, राइट साइड पे होता है लिवर। लिवर के साथ ये छोटा सा सैक है, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। लिवर बनाता है बाइल जूस जिसको ये गॉल ब्लैडर स्टोर कर लेता है, राइट। तो हम अगर देखते हैं एंजाइम्स के मुतालिक, अगर हम डाइजेशन लिख रहे हैं, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जाम में 2 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में या तो क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर क्वेश्चन आता है डाइजेशन इन ह्यूमन। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इत्तेफाक से डाइजेशन इन ह्यूमन है कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होती है। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होती है? तो ह्यूमन में डाइजेशन, और देखें 2 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। या तो क्या आता है डाइजेशन फूड, डाइजेशन इन ह्यूमन, एक क्वेश्चन तो ये आता है, या फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन।
10 मिनट के बाद जो है वो हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। जैसे मेरे पास ये नोटिफिकेशन, जब भी हमारी क्लास ख़त्म होगी तो फिर हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे कल, टुमारो एट द सेम टाइम एट 11। सर ये पेरिस्टिलेसिस क्या है? पेरिस्टल्सिस, पेरिस्टल्सिस मस्कुलर पेरिस्टल्सिस। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के। किसके मसल्स? एलिमेंट्री कैनाल के। किसके मसल्स? एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल कैनाल। के मसल्स। एलिमेंट्री कैनाल सर इसलिए हम कहते हैं कि पेरिस्टल्सिस सिर्फ ऊपर नहीं होती, ये ऊपर से, जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी जो उस वक्त मैं बता रहा था, हो सकता है आपने दिन से ज्वाइन किया हो। सर ये ये मूवमेंट का नाम है? जी, ये मूवमेंट का नाम है। जब फूड की मूवमेंट है, ऊपर से नीचे फूड चल रहा होता है, इसकी इस मूवमेंट को पेरिस्टल्सिस कहते हैं। ये जो दरअसल है ये डायग्राम, अगर देखिए यहाँ पे फूड मूव करके ऊपर से नीचे स्टमक तक आ जाता है, इसकी इस मसल्स की मूवमेंट को पेरिस्टल्सिस कहते हैं। और पेरिस्टल्सिस सिर्फ इस ट्यूब यानी एसोफेगस में नहीं होता, स्टमक में भी होता है। स्टमक से आगे जाता है, ड्यूडेनम में भी होता है, उससे आगे जाता है, जिजनम में भी होता है, उससे आगे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह ये पूरी एलिमेंट्री माउथ से लेकर एनस तक की पूरी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है, और इसी को हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस। कभी कभी ये पेरिस्टल्सिस उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब होता है, बजाय कि वो ऊपर से नीचे हो, वो नीचे से ऊपर चलने लगती है। अगर ये रिवर्स डायसेक्शन में चलने लगे तो इससे वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग किसे कहते हैं? मतली या फिर उल्टी? मतली या फिर उल्टी को नहीं कहते, सिर्फ उल्टी उल्टी को उल्टी। ही कहते हैं। मतली को इंग्लिश में नौजिया कहते हैं। जैसे नौशीन और नौशीन और जिया को मिला दिया जाए, नौजिया हो जाता है। नौजिया मतली होती है, यानी फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होती है, उसमें वॉमिटिंग नहीं होती। जबकि वॉमिट अगर आ जाए तो फिर उसको हम वॉमिटिंग यानी उल्टी कहते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि अगर ये ऊपर से नीचे चले तो सही है, नीचे से ऊपर चले तो वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग की एक वजह ये भी है। वैसे और बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं वॉमिटिंग की, कि भाई क्यों वॉमिटिंग हो रही है। तो बात ये हो रही थी पेरिस्टल्सिस, अगर आपने पूछा। अब अगर हम आगे चलें तो आगे जो है वो दरअसल कहते हैं, हम गैस्ट्रिक जूस के मुतालिक पढ़ेंगे। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में भी ये सारी चीज़ दिखाई गई है। क्या चीज़ दिखाई गई है? ये फंडस दिखाया गया है, कार्डियक। ये वाला जो एंड है ये कार्डियक है। ये देखिए ये डूम बना हुआ है, डूम यानी गुंबद बना हुआ है, इसलिए इसको फंडस कहते हैं। और ये वाला एंड जो है वो पायलोरिक है। अगर आप इन दोनों एंड्स में देखें, ये नैरो एंड है यानी तंग है, और ये वाइड एंड है यानी चौड़ा है। इसमें दरअसल कहते हैं कि अगर कोई वेल बीच में ना लगाओ तो फूड यहाँ पर आएगा और यहाँ से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जब ये डायरेक्ट इंटेस्टाइन में नहीं चले जाए, इसलिए ये वॉल बंद होता है इन स्टमक का। ये इसी तरीके से फूड जो है, जिसे हम निवाले को बोलस कहते हैं, वो एक दफा स्टमक में आए तो वापस ना जाए, इस वजह से यहाँ पर भी वेल्व लगा होता है और ये भी बंद हो जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं वेल्व, और बायोलॉजी में मुश्किल नाम है स्फिंक्टर। इंग्लिश में है वेल्व और बायोलॉजी में इसका मुश्किल नाम है स्फिंक्टर। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि स्फिंक्टर तो है, ये मुश्किल नाम है, इसकी स्पेलिंग भी याद करो। तो क्या जरूरत है, बस वेल्व से काम चला लेते हैं, स्फिंक्टर क्यों यूज करें? तो मैंने उसे ये कहा कि देखिए एग्जाम में तो ये काम चल जाएगा, लेकिन जब तुम आगे जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो स्फिंक्टर लिखा होगा, वहां पे फिर वेल्व नहीं लिखा होगा। फिर आपको दोबारा डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, ये स्फिंक्टर क्या चीज है। तो यहाँ पे पीएच से लिखा जाता है, एफ नहीं होता। आवाज एफ की है, जैसे फोन में भी पीएच से लिखा जाता है, आवाज एफ की होती है। ऐसे है तो ये एफ, लेकिन यहाँ पर पीएच इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दरअसल हम बात कर रहे थे स्टमक की, और ये देखिए ये हमारी बुक में ये डायग्राम भी है, जिसमें क्या बताया गया है? इस डायग्राम में बताया गया है स्टमक अंदर से, कि भाई स्टमक अंदर से कैसा है। ये देखिए ये हमारे पास ये कलर डायग्राम है जो मैंने जो है नेट से ली है। ये रंगीन डायग्राम है, ये सादी डायग्राम है। इसमें बाकायदा लेयर्स हैं, स्टमक के ऊपर बाकायदा से लेयर यानी तहें हैं। देखिए ये एक ये वाली तह है फर्स्ट, फिर ये मसल्स की तह है दूसरी, फिर इस तरह से इसमें तीन तीन तहें हैं। किस चीज़ की तहें हैं? ये देखिए एक और डायग्राम है जिसमें ये तहें दिखाई गई हैं स्टमक की, और वो है ये वाली डायग्राम। इस डायग्राम में बाकायदा देखिए ये लेयर्स दिखाई गई हैं, ये बाकायदा स्टमक में लेयर्स होती हैं, ये स्टमक की लेयर्स। और ये इस तरह वर्टिकली भी दिखाई गई हैं, ये स्टमक की ये लेयर कौन सी हैं।
तो अगर इनके मुतालिक हमें पढ़ना हो तो हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये क्या लेयर्स हैं। ये देखिए ये स्टमक है और ये इसकी लेयर्स हैं। इन लेयर्स के बाकायदा नाम हैं और ये नाम जो होते हैं 4 लेयर्स हैं इसकी। कितनी लेयर्स हैं? 4। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको कहते हैं सीरोसा। आउटर मोस्ट जो कवरिंग है स्टमक की उसे कहते हैं सीरोसा। फिर इसके अंदर देखें ये 2 मसल्स की लेयर होती हैं, एक इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इसको कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा। ये है सेकंड बना हुआ इसमें। इसमें थर्ड जो है वो है म्यूकोजा। म्यूकोजा जो है वो इनर मोस्ट लेयर का नाम है। इसका नाम म्यूकोजा इसलिए है कि ये म्यूकस बनाती है। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि म्यूकस एक ऐसा स्लिपरी मादा है, एक ऐसा स्लिपरी मटेरियल है जो फूड को आगे पुश करने में इजी कर देता है या लुब्रिकेट कर देता है तो फूड को। और जो स्टमक में बीच में कैविटी होती है जहाँ पे फूड होता है इसको ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन का मतलब कैविटी। और ये सबसे अंदर की जो लेयर है इसको कहते हैं म्यूकोजा। और म्यूकोजा के नीचे होती है इसलिए कहते हैं सब। सब का मतलब सारे नहीं होता, उर्दू वाला सब नहीं है, सब का मतलब होता है बिलो। क्योंकि ये म्यूकोजा के नीचे होता है, ये म्यूकोजा है, ये इसके नीचे है, इसलिए इसको कहते हैं सब म्यूकोजा। और इसमें देखिए मसल्स की 2 लेयर्स हैं, ये मसल्स की 2 लेयर्स दोनों के दोनों। और फिर ये आउटर मोस्ट कवरिंग, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीरोसा। अगर हमें दरअसल कहते हैं कि स्ट्रक्चर इंटरनली देखना हो कि हमने किस तरह से किया है, तो इसमें हुआ ये है कि देखिए ये स्टमक है। स्टमक को जो है ये गोल इसलिए कि हम बीच में से काटे हैं तो फिर ये बनाते हैं। लेकिन यही लेयर्स जो हैं वो इस डायग्राम में भी दिखाई गई हैं। क्या लेयर्स दिखाई गई हैं? असल में ये देखिए ये सबसे आउटर मोस्ट सीरोसा, ये सबसे बाहर की तह है, सबसे आउटर मोस्ट सीरोसा। ये मस्कुलरिस है यानी मसल्स की लेयर। ये है सब म्यूकोजा और ये है म्यूकोजा। ये देखिए सबसे इनर मोस्ट, ये बाकायदा इसके अंदर ग्लैंड दिखाए गए हैं और ये ग्लैंड के सुराख हैं और ये पिट्स होते हैं। दरअसल ये एंजाइम्स बनाते हैं। जो सीरोसा है ये एंजाइम बनाता है। और ये इसमें सब म्यूकोजा में ये ब्लड वेसल है। ये देखिए एर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, वो सब म्यूकोजा में होती हैं। और इसमें मसल्स जो होते हैं इसी की वजह से तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। अगर ये मसल्स ना हो तो मैकेनिकल डाइजेशन नहीं हो सकती। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछते हैं कि एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द स्टमक लेयर, एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द स्टमक लेयर, यानी कौन सी लेयर जो है अगर स्टमक की रिमूव कर दी जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता। मसल्स वाली लेयर। तो मस्कुलर लेयर। तो जैसे कहते हैं, जैसे आपको पता है लिफाफा होता है, देखिए यहाँ पे सीरोसा बना हुआ है। सीरोसा एक बाकायदा कवर है। ये देखिए पहला सीरोसा, फौरन ही मसल्स आ जाते हैं, ये सारे मसल्स आ जाते हैं। इस तह को उठाएं तो फिर ये आ जाते हैं सब म्यूकोजा। और उसके बाद फिर इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा और उसके बाद और अंदर कैविटी ल्यूमेन, जहां पर हमारा फूड रहता है अंदर, या फिर जहां पे हमारा फूड रहता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। जैसे हम अपने आप को ह्यूमन कहते हैं, इसको ल्यूमेन कहते हैं। सही है। तो ये कहलाती है एनाटमी ऑफ स्टमक। अगर एनाटमी यानी हम डिफरेंट पार्ट्स बता रहे हैं स्टमक के, तो ये कहलाती है एनाटमी ऑफ स्टमक। ये देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे एक कलर डायग्राम है और ये उसी की ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सिर्फ नंबर कर दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 बताया गया है सीरोसा, 2 बताया गया व्हाट इज 2, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये है मस्कुलरिस म्यूकोजा, फिर है सब म्यूकोजा और इनर मोस्ट सीरोसा। देखिए सीरोसा ये है, ये बाकायदा सीरस लेयर है और यहाँ पे जो है म्यूकोजा में बाकायदा ये सारे ग्लैंड्स बने हुए हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, मुख्तलिफ डाइजेशन करता है। तो वो क्या डाइजेशन होगी अब हम ये देखते हैं, स्टमक जो है वो क्या डाइजेशन करेगा। तो हम दरअसल कहते हैं कि हमारी स्टोरी कहाँ से चली थी। हमारी स्टोरी चली थी कि फूड चलता है पहले माउथ से फिर इस ट्यूब में आता है, जिस ट्यूब का नाम क्या है, एसोफेगस। एसोफेगस। फिर दरअसल कहते हैं कि यहाँ पर फूड पहुंच जाता है यानी स्टमक में। अभी तक हम स्टमक में हैं, स्टमक से आगे नहीं गए हैं। ये तारे का फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर